न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की। अब खबरें विस्तार से। भगवान ने बचा लिया, कान के पास से निकली गोली। पहलगाम हमले में फंसी हेडके फैमिली ने बताई खौफ की दास्तान। पहलगाम में कर्नाटक के हेडके परिवार ने मौत को करीब से महसूस किया। बेसरन की घाटी में उनकी आंखों के सामने आतंकियों ने खून की होली खेलनी शुरू की। उन्होंने जमीन पर लेटकर जान बचाने की कोशिश की, मगर उनकी पत्नी के बाल को छूकर एक गोली निकल गई। उनकी आंखों देखी दिल दहलाने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, मगर कई ऐसे लोग भी रहे जो किस्मत से बाल बाल बचे। कर्नाटक के बेंगलुरु की एक महिला को मौत छूकर निकल गई। गोली से उनके सिर का कुछ बाल कट गए, मगर उन्होंने धैर्य बनाए रखा। ऐसी मुश्किल हालत में भी उन्होंने अपने पति की हिम्मत बढ़ाती रही। उनका परिवार भी आतंकियों की गोलीबार में बाल बाल बचा। हमले के 7 दिन बाद उन्होंने पहलगाम हमले की कहानी बताई है। 22 अप्रैल को पहलगाम बेसरन घाटी के पर्यटकों की भीड़ में बेंगलुरु की हेडके फैमिली भी मौजूद थी। प्रदीप हेडके, उनकी पत्नी शुभा हेडके और बेटा सिद्धार्थ 21 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे थे। अगले दिन वे पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर बेसरन घूमने गए थे। प्रदीप ने बताया कि उन्होंने 3 घोड़े किराए पर लिए थे। रास्ता बहुत खराब था। बारिश की वजह से सड़क कीचड़ भरी और फिसलन भरी थी। उन्हें ऊपर तक पहुंचने में 1 घंटा 15 मिनट लगे। शुभा ने मीडिया को बताया कि उस समय तो उन्हें कुछ नहीं पता चला। बाद में एहसास हुआ कि वह गोली थी जो उनके बालों को छूकर निकल गई। जब पीछे मुड़कर देखा तो गोली फर्श पर लगी थी। उस समय शुभा ने अपने पति और बेटे को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि दोनों डर जाएंगे। इस बीच कोई घोड़ा वाला चिल्लाया, आतंकी हमला हो गया है। उसने लोगों को गेट की ओर भागने के लिए कहा। हमले के बाद गेट पर भगदड़ मच गई। पहलगाम में कर्नाटक के हेडके परिवार ने मौत को करीब से महसूस किया। बेसरन की घाटी में उनकी आंखों के सामने आतंकियों ने खून की होली खेलनी शुरू की। उन्होंने जमीन पर लेटकर जान बचाने की कोशिश की, मगर उनकी पत्नी के बाल को छूकर एक गोली निकल गई। उनकी आंखों देखी दिल दहलाने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, मगर कई ऐसे लोग भी रहे जो किस्मत से बाल बाल बचे। कर्नाटक के बेंगलुरु की एक महिला को मौत छूकर निकल गई। गोली से उनके सिर का कुछ बाल कट गए, मगर उन्होंने धैर्य बनाए रखा। ऐसी मुश्किल हालत में भी उन्होंने अपने पति की हिम्मत बढ़ाती रही। उनका परिवार भी आतंकियों की गोलीबार में बाल बाल बचा। हमले के 7 दिन बाद उन्होंने पहलगाम हमले की कहानी बताई है। 22 अप्रैल को पहलगाम बेसरन घाटी के पर्यटकों की भीड़ में बेंगलुरु की हेडके फैमिली भी मौजूद थी। प्रदीप हेडके, उनकी पत्नी शुभा हेडके और बेटा सिद्धार्थ 21 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे थे। अगले दिन वे पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर बेसरन घूमने गए थे। प्रदीप ने बताया कि उन्होंने 3 घोड़े किराए पर लिए थे। रास्ता बहुत खराब था। बारिश की वजह से सड़क कीचड़ भरी और फिसलन भरी थी। उन्हें ऊपर तक पहुंचने में 1 घंटा 15 मिनट लगे। शुभा ने मीडिया को बताया कि उस समय तो उन्हें कुछ नहीं पता चला। बाद में एहसास हुआ कि वह गोली थी जो उनके बालों को छूकर निकल गई। जब पीछे मुड़कर देखा तो गोली फर्श पर लगी थी। उस समय शुभा ने अपने पति और बेटे को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि दोनों डर जाएंगे। इस बीच कोई घोड़ा वाला चिल्लाया, आतंकी हमला हो गया है। उसने लोगों को गेट की ओर भागने के लिए कहा। हमले के बाद गेट पर भगदड़ मच गई। पहलगाम में कर्नाटक के हेडके परिवार ने मौत को करीब से महसूस किया। बेसरन की घाटी में उनकी आंखों के सामने आतंकियों ने खून की होली खेलनी शुरू की। उन्होंने जमीन पर लेटकर जान बचाने की कोशिश की, मगर उनकी पत्नी के बाल को छूकर एक गोली निकल गई। उनकी आंखों देखी दिल दहलाने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, मगर कई ऐसे लोग भी रहे जो किस्मत से बाल बाल बचे। कर्नाटक के बेंगलुरु की एक महिला को मौत छूकर निकल गई। गोली से उनके सिर का कुछ बाल कट गए, मगर उन्होंने धैर्य बनाए रखा। ऐसी मुश्किल हालत में भी उन्होंने अपने पति की हिम्मत बढ़ाती रही। उनका परिवार भी आतंकियों की गोलीबार में बाल बाल बचा। हमले के 7 दिन बाद उन्होंने पहलगाम हमले की कहानी बताई है। 22 अप्रैल को पहलगाम बेसरन घाटी के पर्यटकों की भीड़ में बेंगलुरु की हेडके फैमिली भी मौजूद थी।
प्रदीप हेडके, उनकी पत्नी शुभा हेडके और बेटा सिद्धार्थ 21 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे थे। अगले दिन वे पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर बेसरंग घूमने गए थे। प्रदीप ने बताया कि उन्होंने 3 घोड़े किराए पर लिए थे। रास्ता बहुत खराब था, बारिश की वजह से सड़क कीचड़ भरी और फिसलन भरी थी। उन्हें ऊपर तक पहुंचने में 1 घंटा 15 मिनट लगे। शुभा ने मीडिया को बताया कि उस समय तो उन्हें कुछ नहीं पता चला, बाद में एहसास हुआ कि वह गोली थी जो उनके बालों को छूकर निकल गई। जब पीछे मुड़कर देखा तो गोली फर्श पर लगी थी। उस समय शुभा ने अपने पति और बेटे को नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि दोनों डर जाएंगे। इस बीच कोई घोड़ा वाला चिल्लाया, आतंकी हमला हो गया है। उसने लोगों को गेट की ओर भागने के लिए कहा। हमले के बाद गेट पर भगदड़ मच गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा में आज 1000 से अधिक शादियां, जाम लगा तो बैंक्वेट हॉल संचालक पर एक्शन। इन रास्तों पर समय लेकर जाएं। अक्षय तृतीया पर नोएडा में आज 1000 से अधिक शादियां होने का अनुमान है, जिससे कई जगहों पर जाम लगने की आशंका है। ट्रैफिक पुलिस ने अतिरिक्त ड्यूटी लगाई है और बैंक्वेट हॉल संचालकों को ट्रैफिक व्यवस्था के लिए वॉलंटियर लगाने के निर्देश दिए हैं। अक्षय तृतीया पर नोएडा में आज 1000 से अधिक शादियां होने का अनुमान है। ऐसे में बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस के बाहर गाड़ियां पार्क होने से जाम की स्थिति बन सकती है। लिहाजा आज घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलना बेहतर रहेगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी तैयारी की है। इस दौरान अतिरिक्त ड्यूटी के साथ बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस के संचालकों को ट्रैफिक व्यवस्था के लिए वॉलंटियर लगाने के लिए कहा गया है। एसीपी ट्रैफिक पवन कुमार ने बताया कि शादियों से ट्रैफिक प्रभावित न हो, इसके लिए जहां लगातार बैंक्वेट हॉल है वहां पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। अक्षय तृतीया पर 16 अतिरिक्त पॉइंट पर पुलिस की ड्यूटी रहेगी। वहीं पार्किंग के कारण लगने वाले जाम को देखते हुए करीब 50 बैंक्वेट हॉल संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। एसीपी ने बताया कि कुछ बैंक्वेट हॉल में परमिशन के दौरान बताई गई पार्किंग की सुविधा से ज्यादा गेस्ट आते हैं, सड़क पर पार्क होते हैं और जाम लगता है। ऐसे 3 बैंक्वेट हॉल की एनओसी रद्द करने के लिए डीएम को लेटर भी लिखा गया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अभी बैंक्वेट हॉल को जानकारी देने के साथ पार्किंग की सही व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। साफ किया गया है कि अगर सड़क पर वाहन खड़े होने से जाम लगता है तो संचालक पर एक्शन लिया जाएगा। अक्षय तृतीया पर नोएडा में आज 1000 से अधिक शादियां होने का अनुमान है, जिससे कई जगहों पर जाम लगने की आशंका है। ट्रैफिक पुलिस ने अतिरिक्त ड्यूटी लगाई है और बैंक्वेट हॉल संचालकों को ट्रैफिक व्यवस्था के लिए वॉलंटियर लगाने के निर्देश दिए हैं। अक्षय तृतीया पर नोएडा में आज 1000 से अधिक शादियां होने का अनुमान है। ऐसे में बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस के बाहर गाड़ियां पार्क होने से जाम की स्थिति बन सकती है। लिहाजा आज घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलना बेहतर रहेगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी तैयारी की है। इस दौरान अतिरिक्त ड्यूटी के साथ बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस के संचालकों को ट्रैफिक व्यवस्था के लिए वॉलंटियर लगाने के लिए कहा गया है। एसीपी ट्रैफिक पवन कुमार ने बताया कि शादियों से ट्रैफिक प्रभावित न हो, इसके लिए जहां लगातार बैंक्वेट हॉल है वहां पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। अक्षय तृतीया पर 16 अतिरिक्त पॉइंट पर पुलिस की ड्यूटी रहेगी। वहीं पार्किंग के कारण लगने वाले जाम को देखते हुए करीब 50 बैंक्वेट हॉल संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। एसीपी ने बताया कि कुछ बैंक्वेट हॉल में परमिशन के दौरान बताई गई पार्किंग की सुविधा से ज्यादा गेस्ट आते हैं, सड़क पर पार्क होते हैं और जाम लगता है। ऐसे 3 बैंक्वेट हॉल की एनओसी रद्द करने के लिए डीएम को लेटर भी लिखा गया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अभी बैंक्वेट हॉल को जानकारी देने के साथ पार्किंग की सही व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। साफ किया गया है कि अगर सड़क पर वाहन खड़े होने से जाम लगता है तो संचालक पर एक्शन लिया जाएगा। अक्षय तृतीया पर नोएडा में आज 1000 से अधिक शादियां होने का अनुमान है, जिससे कई जगहों पर जाम लगने की आशंका है। ट्रैफिक पुलिस ने अतिरिक्त ड्यूटी लगाई है और बैंक्वेट हॉल संचालकों को ट्रैफिक व्यवस्था के लिए वॉलंटियर लगाने के निर्देश दिए हैं। अक्षय तृतीया पर नोएडा में आज 1000 से अधिक शादियां होने का अनुमान है। ऐसे में बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस के बाहर गाड़ियां पार्क होने से जाम की स्थिति बन सकती है। लिहाजा आज घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलना बेहतर रहेगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी तैयारी की है। इस दौरान अतिरिक्त ड्यूटी के साथ बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस के संचालकों को ट्रैफिक व्यवस्था के लिए वॉलंटियर लगाने के लिए कहा गया है। एसीपी ट्रैफिक पवन कुमार ने बताया कि शादियों से ट्रैफिक प्रभावित न हो, इसके लिए जहां लगातार बैंक्वेट हॉल है वहां पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है।
अक्षय तृतीया पर 16 अतिरिक्त पॉइंट पर पुलिस की ड्यूटी रहेगी। वहीं पार्किंग के कारण लगने वाले जाम को देखते हुए करीब 50 बैंक्वेट हॉल संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। एसीपी ने बताया कि कुछ बैंक्वेट हॉल में परमिशन के दौरान बताई गई पार्किंग की सुविधा से ज्यादा गेस्ट आते हैं, सड़क पर पार्क होते हैं और जाम लगता है। ऐसे 3 बैंक्वेट हॉल की एनओसी रद्द करने के लिए डीएम को लेटर भी लिखा गया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अभी बैंक्वेट हॉल को जानकारी देने के साथ पार्किंग की सही व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। साफ किया गया है कि अगर सड़क पर वाहन खड़े होने से जाम लगता है तो संचालक पर एक्शन लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 स्टार होटल को टक्कर दे रहा बिहार का यह गेस्ट हाउस 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट के अलावा 58 कमरे होंगे। भूमि पर सालों भर अति विशिष्ट व्यक्ति राष्ट्राध्यक्षों का आगमन होता है। उनके भ्रमण करने के बाद विश्राम करने को लेकर आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की जरूरत थी। इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की राजंश की मदद से बोधगया में राज्य अतिथि गृह का निर्माण कराया गया। गया में राज्य अतिथि गृह बनकर तैयार हो गया और सीएम नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन करेंगे। राज्य अतिथि गृह में आरामदेह कमरा, लॉन, बृहद पार्किंग, साइंस सिटी, अभी कमरा, लॉन, सूट कमरा की व्यवस्था है। सभी पूरी तरह वातानुकूलित है। यह भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। कहीं अतिथि गृह में 4 स्टार रेटिंग के बराबर सुविधा मिलेंगी, जिसमें 100 कमरे होंगे। अतिथि गृह हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इसमें 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट, 8 वीआईपी स्वीट्स, 80 डबल बेडरूम, 10 सिंगल बेडरूम, इसके अलावा 30 बेड्स का गेस्ट डॉर्मेंट्री भी है। उसी इमारत सामने की सड़क से शहर के शोर को दूर करती है, जिससे पीछे के लैंडस्केप उद्यान से एक शांतिपूर्ण माहौल सुरजित है। भूतल में एक सार्वजनिक रेस्तरां में सम्मेलन कक्ष और प्रदर्शनी केंद्र है, जिसमें कर्मचारी आवास, रसोई और कपड़े धोने जैसी सेवाएं हैं। प्रदर्शनी केंद्र और सम्मेलन कक्ष में विस्तारित स्थान के रूप में एक लॉन है। पहली मंजिल पर होटल के मेहमानों के लिए विशेष सामान्य सुविधा जैसे फिटनेस सेंटर, एक इंफिनिटी स्विमिंग पूल और पूल दृश्य के साथ एक रेस्तरां है। लैंडस्केप गेस्ट हाउस की सबसे खास विशेषता है, जिसे एक आध्यात्मिक विश्राम स्थल के रूप में डिजाइन किया गया है। सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र एक अन्य अलग लॉन में खुलता है। फिटनेस सेंटर और होटल रेस्टोरों में स्विमिंग पूल का दृश्य दिखाई देता है, जो बड़े मेडिटेशन पार्क की दिखता है। भूमि पर सालों भर अति विशिष्ट व्यक्ति राष्ट्राध्यक्षों का आगमन होता है। उनके भ्रमण करने के बाद विश्राम करने को लेकर आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की जरूरत थी। इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की राजंश की मदद से बोधगया में राज्य अतिथि गृह का निर्माण कराया गया। गया में राज्य अतिथि गृह बनकर तैयार हो गया और सीएम नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन करेंगे। राज्य अतिथि गृह में आरामदेह कमरा, लॉन, बृहद पार्किंग, साइंस सिटी, अभी कमरा, लॉन, सूट कमरा की व्यवस्था है। सभी पूरी तरह वातानुकूलित है। यह भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। कहीं अतिथि गृह में 4 स्टार रेटिंग के बराबर सुविधा मिलेंगी, जिसमें 100 कमरे होंगे। अतिथि गृह हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इसमें 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट, 8 वीआईपी स्वीट्स, 80 डबल बेडरूम, 10 सिंगल बेडरूम, इसके अलावा 30 बेड्स का गेस्ट डॉर्मेंट्री भी है। उसी इमारत सामने की सड़क से शहर के शोर को दूर करती है, जिससे पीछे के लैंडस्केप उद्यान से एक शांतिपूर्ण माहौल सुरजित है। भूतल में एक सार्वजनिक रेस्तरां में सम्मेलन कक्ष और प्रदर्शनी केंद्र है, जिसमें कर्मचारी आवास, रसोई और कपड़े धोने जैसी सेवाएं हैं। प्रदर्शनी केंद्र और सम्मेलन कक्ष में विस्तारित स्थान के रूप में एक लॉन है। पहली मंजिल पर होटल के मेहमानों के लिए विशेष सामान्य सुविधा जैसे फिटनेस सेंटर, एक इंफिनिटी स्विमिंग पूल और पूल दृश्य के साथ एक रेस्तरां है। लैंडस्केप गेस्ट हाउस की सबसे खास विशेषता है, जिसे एक आध्यात्मिक विश्राम स्थल के रूप में डिजाइन किया गया है। सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र एक अन्य अलग लॉन में खुलता है। फिटनेस सेंटर और होटल रेस्टोरों में स्विमिंग पूल का दृश्य दिखाई देता है, जो बड़े मेडिटेशन पार्क की दिखता है। भूमि पर सालों भर अति विशिष्ट व्यक्ति राष्ट्राध्यक्षों का आगमन होता है। उनके
उनके भ्रमण करने के बाद विश्राम करने को लेकर आधुनिक सुविधाओं से लैस भवन की जरूरत थी। इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की राजंश की मदद से बोध गया में राज्य अतिथि गृह का निर्माण कराया गया। गया में राज्य अतिथि गृह बनकर तैयार हो गया और सीएम नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन करेंगे। राज्य अतिथि गृह में आरामदेह कमरा, लॉन, बृहद पार्किंग, साइंस सिटी, अभी कमरा, लॉन, सूट कमरा की व्यवस्था है। सभी पूर्वोत्तर वातानुकूलित है। यह भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। कई अतिथि गृह में 4 स्टार रेटिंग के बराबर सुविधा मिलेंगी, जिसमें 100 कमरे होंगे। अतिथि गृह हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इसमें 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट, 8 वीआईपी स्वीट्स, 80 डबल बेडरूम, 10 सिंगल बेडरूम, इसके अलावा 30 बेड्स का गेस्ट डॉर्मेंट्री भी है। उसी इमारत सामने की सड़क से शहर के शोर को दूर करती है, जिससे पीछे के लैंडस्केप उद्यान से एक शांतिपूर्ण माहौल सृजित है। भूतल में एक सार्वजनिक रेस्तरां में सम्मेलन कक्ष और प्रदर्शनी केंद्र है, जिसमें कर्मचारी आवास, रसोई और कपड़े धोने जैसी सेवाएं हैं। प्रदर्शनी केंद्र और सम्मेलन कक्ष में विस्तारित स्थान के रूप में एक लॉन है। पहली मंजिल पर होटल के मेहमानों के लिए विशेष सामान्य सुविधा जैसे फिटनेस सेंटर, एक इन्फिनिटी स्विमिंग पूल और पूल दृश्य के साथ एक रेस्तरां है। लैंडस्केप गेस्ट हाउस की सबसे खास विशेषता है, जिसे एक आध्यात्मिक विश्राम स्थल के रूप में डिजाइन किया गया है। सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र एक अन्य अलग लॉन में खुलता है। फिटनेस सेंटर और होटल रेस्टोरों में स्विमिंग पूल का दृश्य दिखाई देता है, जो बड़े मेडिटेशन पार्क की दिखता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस की विक्ट्री डे परेड में नहीं जाएंगे पीएम मोदी, घर से ही करेंगे एंटी पाक ऑपरेशन की निगरानी। पहलगाम में निर्दोष हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हमला करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को खुली छूट भी दे दी है। पहलगाम की बेसरंग घाटी में निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद और पाकिस्तान के बीच का संबंध काफी तनावपूर्ण हो गया है। पीओके में पाकिस्तान ने जवानों का जमवा वाड़ा लगाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी अहम बैठक होने वाली है। इसमें मौजूदा हालात और आगे उठाए जाने वाले कदम को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार को समर्थन देने की बात दोहराई। पीएम मोदी मॉस्को के विजय दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसी अन्य राजनीय द्वारा किया जाएगा। क्रेमलिन ने आज घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को मॉस्को में होने वाले विजय दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। यह कार्यक्रम द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी सोवियत संघ की जीत की 80वीं वर्षगांठ की उपलक्ष्यों में आयोजित किया जा रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता द्रिपिति पेस्को ने बताया कि भारत इस कार्यक्रम में किसी अन्य राजनीतिक माध्यम से हिस्सा लेगा। हालांकि उन्होंने प्रतिनिधि के नाम या पद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। पहलगाम में निर्दोष हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हमला करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को खुली छूट भी दे दी है। पहलगाम की बेसरंग घाटी में निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद और पाकिस्तान के बीच का संबंध काफी तनावपूर्ण हो गया है। पीओके में पाकिस्तान ने जवानों का जमवा वाड़ा लगाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी अहम बैठक होने वाली है। इसमें मौजूदा हालात और आगे उठाए जाने वाले कदम को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार को समर्थन देने की बात दोहराई। पीएम मोदी मॉस्को के विजय दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसी अन्य राजनीय द्वारा किया जाएगा। क्रेमलिन ने आज घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को मॉस्को में होने वाले विजय दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। यह कार्यक्रम द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी सोवियत संघ की जीत की 80वीं वर्षगांठ की उपलक्ष्यों में आयोजित किया जा रहा है।
क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने बताया कि भारत इस कार्यक्रम में किसी अन्य राजनीतिक माध्यम से हिस्सा लेगा। हालांकि उन्होंने प्रतिनिधि के नाम या पद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। पहलगाम में निर्दोष हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हमला करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को खुली छूट भी दे दी है। पहलगाम की बेसरंग घाटी में निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद और पाकिस्तान के बीच का संबंध काफी तनावपूर्ण हो गया है। पीओके में पाकिस्तान ने जवानों का जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी अहम बैठक होने वाली है। इसमें मौजूदा हालात और आगे उठाए जाने वाले कदम को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार को समर्थन देने की बात दोहराई। पीएम मोदी मॉस्को के विजय दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसी अन्य राजनीति द्वारा किया जाएगा। क्रेमलिन ने आज घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को मॉस्को में होने वाले विजय दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। यह कार्यक्रम द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी सोवियत संघ की जीत की 80वीं वर्षगांठ की उपलक्ष्यों में आयोजित किया जा रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने बताया कि भारत इस कार्यक्रम में किसी अन्य राजनीतिक माध्यम से हिस्सा लेगा। हालांकि उन्होंने प्रतिनिधि के नाम या पद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। 1400 डिग्री की भट्टी में तपकर बनती है फिरोजाबाद में कांच की बोतलें, देश विदेश में होती है सप्लाई। फिरोजाबाद शहर कांच उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जहां कांच की बोतलें सिलिका, सोडा और चूना से बनाई जाती हैं। ये बोतलें 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाकर तैयार की जाती है। फिरोजाबाद शहर कांच उत्पादन के लिए पूरे देश और विदेश में मशहूर है। यहाँ कांच को पिघलाकर कई तरह की डिजाइन में बोतलें बनाई जाती है। कारीगर उन्हें तैयार करते हैं और फिर माल पैक करके देश विदेश भेजा जाता है। फिरोजाबाद की ग्लास फैक्ट्री में कांच की बोतलें बनाने के लिए सिलिका, सोडा, चूना का इस्तेमाल होता है। इसे एक मशीन से पिघलाकर कांच बनाया जाता है और फिर एक सांचे में डालकर बोतल तैयार की जाती है। ग्लास फैक्ट्री में कांच की बोतलें मशीन से बनती है। कांच को पिघलाने के लिए 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान का उपयोग होता है, जिसमें कांच पिघलकर बोतल का आकार लेता है और अलग अलग साइज की बोतलें बनाई जाती है। मशीन से बोतलें तैयार होने के बाद कारीगर इन्हें छांटकर कार्टून में पैक करते हैं। इसके बाद जहां से बोतलों का ऑर्डर आता है वहां ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा जाता है। फिरोजाबाद में बनाई गई ये कांच की बोतलें न सिर्फ देश की बल्कि विदेशों में भी भेजी जाती है। इन बोतलों का उपयोग शराब, दवा आदि भरने के लिए होता है। देश विदेश से फिरोजाबाद में करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। फिरोजाबाद शहर कांच उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जहां कांच की बोतलें सिलिका, सोडा और चूना से बनाई जाती हैं। ये बोतलें 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाकर तैयार की जाती है। फिरोजाबाद शहर कांच उत्पादन के लिए पूरे देश और विदेश में मशहूर है। यहाँ कांच को पिघलाकर कई तरह की डिजाइन में बोतलें बनाई जाती है। कारीगर उन्हें तैयार करते हैं और फिर माल पैक करके देश विदेश भेजा जाता है। फिरोजाबाद की ग्लास फैक्ट्री में कांच की बोतलें बनाने के लिए सिलिका, सोडा, चूना का इस्तेमाल होता है। इसे एक मशीन से पिघलाकर कांच बनाया जाता है और फिर एक सांचे में डालकर बोतल तैयार की जाती है। ग्लास फैक्ट्री में कांच की बोतलें मशीन से बनती है। कांच को पिघलाने के लिए 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान का उपयोग होता है, जिसमें कांच पिघलकर बोतल का आकार लेता है और अलग अलग साइज की बोतलें बनाई जाती है। मशीन से बोतलें तैयार होने के बाद कारीगर इन्हें छांटकर कार्टून में पैक करते हैं। इसके बाद जहां से बोतलों का ऑर्डर आता है वहां ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा जाता है। फिरोजाबाद में बनाई गई ये कांच की बोतलें न सिर्फ देश की बल्कि विदेशों में भी भेजी जाती है। इन बोतलों का उपयोग शराब, दवा आदि भरने के लिए होता है। देश विदेश से फिरोजाबाद में करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। फिरोजाबाद शहर कांच उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जहां कांच की बोतलें सिलिका, सोडा और चूना से बनाई जाती हैं।
ये बोतलें 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाकर तैयार की जाती है। फिरोजाबाद शहर कांच उत्पादन के लिए पूरे देश और विदेश में मशहूर है। यहाँ कांच को पिघलाकर कई तरह की डिजाइन में बोतलें बनाई जाती है। कारीगर उन्हें तैयार करते हैं और फिर माल पैक करके देश विदेश भेजा जाता है। फिरोजाबाद की ग्लास फैक्ट्री में कांच की बोतलें बनाने के लिए सिलिका सोडा चूना का इस्तेमाल होता है। इसे एक मशीन से पिघलाकर कांच बनाया जाता है और फिर एक सांचे में डालकर बोतल तैयार की जाती है। ग्लास फैक्ट्री में कांच की बोतलें मशीन से बनती है। कांच को पिघलाने के लिए 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान का उपयोग होता है, जिसमें कांच पिघलकर बोतल का आकार लेता है और अलग अलग साइज की बोतलें बनाई जाती है। मशीन से बोतलें तैयार होने के बाद कारीगर इन्हें छांटकर कार्टून में पैक करते हैं। इसके बाद जहां से बोतलों का ऑर्डर आता है वहां ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा जाता है। फिरोजाबाद में बनाई गई ये कांच की बोतलें न सिर्फ देश की बल्कि विदेशों में भी भेजी जाती है। इन बोतलों का उपयोग शराब, दवा आदि भरने के लिए होता है। देश विदेश से फिरोजाबाद में करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आज से इस कार्ड के बिना नहीं होगा इलाज। आयुष्मान से पहले बनवा ले आभा कार्ड। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में 1 मई 2025 से इलाज के लिए आभा कार्ड अनिवार्य कर दिया है। ओपीडी में रजिस्ट्रेशन अब इसी कार्ड के माध्यम से होगा, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाना है। अस्पतालों को डॉक्टरों और नर्सिंग अधिकारियों को हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री प्रोफाइल भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाने की कोशिशों में जुटे हैं तो उससे पहले एक जरूरी कार्ड बनवा लें। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों को बड़ा निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक 1 मई 2025 यानी आज से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आभा कार्ड की जरूरत। ओपीडी का रजिस्ट्रेशन इसी के माध्यम से होगा। आभा आईडी भी आयुष्मान भारत योजना के तहत ही है। दिल्ली सरकार के निर्देश के अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब अस्पतालों को मरीजों को और स्वास्थ्य कर्मियों की डिजिटल पहचान और जानकारी सुनिश्चित करनी होगी। इस फैसले का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा पारदर्शी और तकनीक से जुड़ा बनाना है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 1 मई 2025 से जो भी मरीज ओपीडी में इलाज के लिए आएंगे, उनका पंजीकरण करते समय आभा आईडी कार्ड बनाना जरूरी होगा। आभा आईडी एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी होंगी, जिसमें मरीज की तमाम मेडिकल हिस्ट्री और जानकारियां ऑनलाइन सुरक्षित रहेंगी। इससे इलाज में सुविधा बढ़ेगी और मरीजों को बार बार रिपोर्ट या पर्ची लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। मरीज की सारी जानकारी डिजिटल मौजूद होंगी। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड के साथ बुजुर्गों के लिए बनने वाले आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। सैलरी को नीतीश सरकार ने जारी किए 25 अरब रुपए। जाने कब आएगा वेतन। बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की खुशखबरी है। शिक्षा विभाग वेतन भुगतान के लिए 25 अरब रुपए की स्वीकृति दे चुका है। जल्दी शिक्षकों को उनका वेतन मिलेगा। पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतन भुगतान की बाधा भी दूर होंगी। शिक्षकों के आंकड़े HRMS पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अगले हफ्ते तक उन्हें वेतन मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन के लिए 25 अरब रुपए मंजूर किए हैं। यह पैसा समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि से शिक्षकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 का वेतन मिलेगा। साथ ही पहली सक्षमता परीक्षा पास करने वाले विशिष्ट शिक्षकों की वेतन संबंधी समस्या भी जल्द दूर होगी। इसके लिए शिक्षकों के आंकड़े HRMS पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने वेतन के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दी है। इसमें से तुरंत 825 करोड़ रुपए जिलों को जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने महालेखाकार को एक पत्र भेजा है। इस पत्र के अनुसार इस पैसे से कई तरह के शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। यह वेतन पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के अंतर्गत काम करने वाले शिक्षकों को मिलेगा। साथ ही उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला स्वर के
स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों को और प्रधानाध्यापकों को भी मिलेगा। ये सभी शिक्षक समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का वेतन दिया जाएगा। निर्देश सहिला ने बताया कि पहली सक्षमता परीक्षा में 1,81,581 विशिष्ट शिक्षक पास हुए थे। इनमें से 1,75,335 शिक्षकों के आंकड़े मुख्यालय द्वारा HRMS पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की खुशखबरी है। शिक्षा विभाग वेतन भुगतान के लिए 25 अरब रुपए की स्वीकृति दे चुका है। जल्दी शिक्षकों को उनका वेतन मिलेगा। पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतन भुगतान की बाधा भी दूर होगी। शिक्षकों के आंकड़े HRMS पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अगले हफ्ते तक उन्हें वेतन मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन के लिए 25 अरब रुपए मंजूर किए हैं। यह पैसा समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि से शिक्षकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 का वेतन मिलेगा। साथ ही पहली सक्षमता परीक्षा पास करने वाले विशिष्ट शिक्षकों की वेतन संबंधी समस्या भी जल्द दूर होगी। इसके लिए शिक्षकों के आंकड़े HRMS पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने वेतन के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दी है। इसमें से तुरंत 825 करोड़ रुपए जिलों को जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने महालेखाकार को एक पत्र भेजा है। इस पत्र के अनुसार इस पैसे से कई तरह के शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। यह वेतन पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के अंतर्गत काम करने वाले शिक्षकों को मिलेगा। साथ ही उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला स्वर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों को और प्रधानाध्यापकों को भी मिलेगा। ये सभी शिक्षक समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का वेतन दिया जाएगा। निर्देश सहिला ने बताया कि पहली सक्षमता परीक्षा में 1,81,581 विशिष्ट शिक्षक पास हुए थे। इनमें से 1,75,335 शिक्षकों के आंकड़े मुख्यालय द्वारा HRMS पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की खुशखबरी है। शिक्षा विभाग वेतन भुगतान के लिए 25 अरब रुपए की स्वीकृति दे चुका है। जल्दी शिक्षकों को उनका वेतन मिलेगा। पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतन भुगतान की बाधा भी दूर होगी। शिक्षकों के आंकड़े HRMS पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अगले हफ्ते तक उन्हें वेतन मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन के लिए 25 अरब रुपए मंजूर किए हैं। यह पैसा समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि से शिक्षकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 का वेतन मिलेगा। साथ ही पहली सक्षमता परीक्षा पास करने वाले विशिष्ट शिक्षकों की वेतन संबंधी समस्या भी जल्द दूर होगी। इसके लिए शिक्षकों के आंकड़े HRMS पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने वेतन के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दी है। इसमें से तुरंत 825 करोड़ रुपए जिलों को जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने महालेखाकार को एक पत्र भेजा है। इस पत्र के अनुसार इस पैसे से कई तरह के शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। यह वेतन पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के अंतर्गत काम करने वाले शिक्षकों को मिलेगा। साथ ही उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला स्वर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों को और प्रधानाध्यापकों को भी मिलेगा। ये सभी शिक्षक समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का वेतन दिया जाएगा। निर्देश सहिला ने बताया कि पहली सक्षमता परीक्षा में 1,81,581 विशिष्ट शिक्षक पास हुए थे। इनमें से 1,75,335 शिक्षकों के आंकड़े मुख्यालय द्वारा HRMS पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। देश प्रदेश के खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी।
नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी